एपिसोड 15 पेशकश मीरे कारवां। 1 घंटा गुजर गया। मैं आंखें बंद किए बैठा रहा और कश्ती झील की पुरसुकून सतह पर बहती रही। चप्पों की शड़ाप शड़ाप की आवाजें मुसलसल मेरी समाज से टकराती रहीं। शोर की आवाजें सुनकर मैंने आंखें खोल दी। वो मंजर मेरे लिए वाकई बहुत दिलचस्प था। हमारी कश्ती जजीरे के करीब पहुंच चुकी थी और साहिल पर सैकड़ों लोग खड़े खुशी से नाच रहे थे। कश्ती का रुख चट्टान को तराश कर बनाई गई उस घाट की तरफ था जहां हजूम में सबसे आगे उस कबीले की सरदार काशी खड़ी थी। उसके साथ ही धन्नो, शोभा और मार्था भी खड़ी थीं। उनके पीछे सैकड़ों नंग धड़ंग औरतें, मर्द और बच्चे भी मौजूद थे। बाद में पता चला कि सब लोग मेरे इस्तकबाल को आए थे। 2 दिन पहले काशी ने कबीले वालों को बताया था कि मैंने उस राक्षस को जलाकर भस्म कर डाला है जो एक खतरनाक जाप के जरिए नीलगिरी को अपने कब्जे में करना चाहता था। कौसार की मलका नीलगिरी अब आजाद थी। अब उसे सदियों तक कोई खतरा नहीं था। काशी ने इन पुरस्कार शैतानी कुव्वतों से जंग का सारा क्रेडिट मुझे दे दिया था। हालांकि अगरचे खुद भी काशी और सुबान मेरी मदद न करते तो मुझे गौतम बोश और उसकी पुरस्कार कुव्वतों पर इतनी आसानी से फतह हासिल न होती। इस पुरस्कार जंग में मेरी कामयाबी की खुशी में काशी ने 3 दिन तक जश्न का ऐलान कर रखा था और जश्न मनाने के लिए इस जजीरे का इंतखाब किया गया था। कबीले की सारी आबादी इस वीरान जजीरे पर मुंतकिल हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर वीरानी नहीं थी बल्कि हर तरफ जिंदगी भरपूर अंदाज में नजर आ रही थी। मुझे जुलूस की शक्ल में इस हवेली में ले आया गया जहां मैं धन्नू को छुड़ा कर लेकर गया था। यह हवेली इस वक्त वीरान थी, आसेब का बसेरा लगती थी, लेकिन अब यहाँ जिंदगी से भरपूर कहके गूंज रहे थे। हर तरफ खुशियां लौट रही थी। धन्नो, शोभा और मार्था मेरे साथ थी और इन तीनों के साथ भी खसूसी मेहमानों का सलूक किया जा रहा था। मेरी और सुबान की आमद के साथ ही जश्न शुरू हो चुका था। हर जगह पर खेल तमाशे शुरू हो चुके थे, करतब दिखाए जा रहे थे, कहीं पंजे लड़ाए जा रहे थे और कहीं दूसरे तरीकों से जोर आजमाई के मुकाबले हो रहे थे। मर्द और औरत की कोई तहसीस नहीं थी, कोई भी इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकता था। हर ग्रोह की ख्वाहिश थी कि मैं और काशी दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ साथ उनके अखाड़े को रौनक बख्शे। हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर जगह रुकते और मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई करते रहे। कई जगह मुझे भी पंजा आजमाई के मुकाबलों में हिस्सा लेना पड़ा। जजीरे पर बड़ी रौनक थी। हर तरफ दिलचस्प खेल तमाशे हो रहे थे। कोई तने हुए रस्से पर चल रहा था तो कोई मुंह से आके गोले निकालकर दूसरों को हैरान कर रहा था और कोई बाजीगरी के करतब दिखा रहा था। एक उधेड़ू औरत को मैंने कांटों की सीख पर लेटे देखा। वो लकड़ी का एक तख्त था जिस पर लातदाद कीलें ठुंकी हुई थी, उनकी नोक के ऊपर की तरफ थी और वो औरत नोकदार कीलों के बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी जैसे फूलों की चादर पर लेटी हो। एक तरफ तो उससे भी ज्यादा दिलचस्प खेल देखने में आ रहा था। लकड़ी का एक चौड़ा तख्ता बिल्कुल सीधा खड़ा था। एक जवान और एक खूबसूरत लड़की उस तख्ते के साथ इस तरह चिपके खड़े थे कि उनके दोनों बाजू जरा से आगे तिरछे दाएं बाएं तख्ते पर फैले हुए थे। सामने तकरीबन 15 फुट के फासले पर एक आदमी आंखों पर स्याह पट्टी बांधे खड़ा था। उसके करीब एक और लड़की खड़ी थी जिसके हाथों में पकड़े हुए तश्त में तेजदार हंजर रखे हुए थे। वो शख्स एक खंजर उठाता, तख्ते के साथ खड़ी हुई लड़की की तरफ निशाना बांधता और हंजर उसके हाथ से निकलकर लड़की के बदन से 1 इंच के फासले पर तख्ते में पेवस्त हो जाता। इस तरह हंजर लड़की के चारों तरफ तख्ते में पेवस्त होते गए। आखिरी हंजर तख्ते पर लगने के बाद उस शख्स ने आंखों से पट्टी खोल दी। लड़की भी तख्ते से हटकर उसके करीब आ गई और दोनों एक हाथ उठाकर दाद तलब नजरों से लोगों की तरफ देखने लगे। ये खेल तमाशे दिन भर जारी रहे। शाम का अंधेरा फैलने के बाद एक जगह पर आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन कर दिया गया। मुस्लिम मकामात पर लंगर का एहतमाम भी था। लोग जैसे जैसे खाना खाते जाते अलाव के गिर जमा होते जाते। हमने खाना हवेली में ही खाया था। हवेली भी खूब सजी हुई थी, जगह जगह मशले रोशन थी। बाहर का मौसम अगरचे निहायत ही खुशगवार था और हल्की सी हुनकी भी हो रही थी, लेकिन हवेली के अंदर लातदाद मछलू की वजह से कुछ हिद्दत सी हो चुकी थी। जब हम हवेली से निकलकर अलाव के पास पहुंचे तो वहां खेल शुरू हो चुका था। लगता था जैसे कबीले की पूरी आबादी इस जगह पर जमा हो चुकी हो। अलाव के गिर्द बहुत बड़ा दायरा था और इस दायरे के बस में 3 लड़कियां रक्स कर रही थी और 2 आदमी भी ढोल बजा रहे थे। रक्स के मुजाहरे जारी रहे। लड़कियां आती रहीं और अपने फन का मुजाहरा करती और फिर उनकी जगह दूसरी लड़कियां आ जाती और बिलाहिर वो लम्हा भी आ गया जिसका लोगों को इंतजार था। काशी अपनी जगह से उठकर मैदान में आ गई। आज उसके जिस्म पर लिबास भी मुख्तलिफ था। बारीक लिबास में उसका बदन झलक रहा था।
उसने ढोप की थाल पर रक्स शुरू कर दिया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। ढोल की थाप के सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हर शख्स की नजरें काशी पर मरकूज थी। रक्स में लम्हा व लम्हा तेजी आती जा रही थी। अचानक मैं अपनी जगह पर उछल पड़ा। एक और लड़की हमारे करीब से उठकर काशी के साथ रक्स में शरीक हो चुकी थी। वो कोई और कबायली लड़की नहीं थी, वो अपनी धन्नो थी। धन्नो, जो कि बुद्ध नीलकंठ वाली इबादतगाह के करीब दरिया के किनारे पर रहती थी। मैंने उसे वहां पर भी रक्स करते देखा था। पहली मर्तबा मैंने इसे दरिया के किनारे रक्स करते देखा था और अब मैं उसे काशी के साथ रक्स करते हुए देख रहा था। ये कबायली रक्स से बहुत ही मुख्तलिफ था, लेकिन लगता था जैसे धन्नो ने इसमें बहुत ही महारत हासिल कर रखी हो। काशी और धन्नो एक दूसरे के मुकाबले पर थीं। दोनों के होंठों पर बड़ी ही दिलफरेब मुस्कुराहट थी। उनके रक्स में तेजी आती जा रही थी। बड़ा ही हिजानहेज रक्स था जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। और जब रक्स खत्म हुआ तो फिजा लोगों के शोर से गूंज उठी। मुझे तो धन्नो पर हैरत हो रही थी। काशी के सामने उसे एक लम्हे के भी अपने आप को अनाड़ी साबित नहीं होने दिया था। रात के आखिरी पहर उस रोज की तकरीबात खत्म हो गई। हमारी रिहाइश के लिए भी हवेली में ही बंदोबस्त किया गया था। अगरचे हवेली में कई कमरे थे, लेकिन मैंने धन्नो और शोभा के साथ एक ही कमरे में रहने को तरजीह दी। और जाहिर है मार्था भी हमारे ही साथ थी। कमरे में आकर हम तो अपनी जगह पर ढेर हो गए और मार्था अपनी डायरी लिखने के लिए बैठ गई। जश्न के ये हंगामे 3 दिन तक जारी रहे। कबीले वालों ने बड़े ही जोशो खरोश का मुजाहरा किया था। इसकी वजह शायद ये भी थी कि कबीलों की जिंदगी में ऐसे मौके कभी कभार ही आया करते थे, और इस जश्न को तो नीलगिरी की आजादी का जश्न का नाम दिया गया था। ये जजीरा निस सदी से भी ज्यादा अरसे से वीरान पड़ा था। इस कबीले के लोग अगरचे तोहम परस्ती का शिकार थे, लेकिन ये इंकशाफ हो जाने के बाद कि शिवाग धन्नो को अगवा करके इसी जजीरे पर ले गया था और शिवाग और उसके चंद साथियों ने इस जजीरे को अपनी बदमाशियों का अड्डा बना रखा था। इनके दिलों से आसेब का खौफ निकल चुका था और उन्होंने जजीरे को फिर से आबाद करने का इरादा कर लिया था। काशी ने भी अब जजीरे पर वाक़ हवेली में ही रहने का फैसला कर लिया था। मेरा काम खत्म हो चुका था और अब मैं जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत हो जाना चाहता था, लेकिन काशी और कबीले के लोग मजीद थे कि हम चंद रोज मजीद यहाँ रहें। लेकिन बिलाहिर हम वहां से रुखसत होने के लिए तैयार हो गए। वो कई कश्तियां थी जिन पर कबीले के बहुत सारे लोग सवार थे। जिस बड़ी कश्ती पर मैं सवार था उसमें धन्नो, शोभा, मार्था और काशी भी थी। कश्ती में सवार लोग ऊंची आवाज में अलविदाई गीत गा रहे थे। मेरे लिए हैरत की एक बात यह भी थी कि जजीरे पर आने के बाद मैंने सुबान को नहीं देखा था। वो किसी तकरीब में भी नजर नहीं आया था। मैंने एक आध मरतबा काशी से उसके बारे में पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो टाल गई थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं यहाँ से रुखसत होते वक्त उससे मिल नहीं सका था। कश्तियों का रुख कबीले की बस्ती की तरफ नहीं था, बल्कि झील के किनारे की तरफ था। ये बहुत ही बड़ी झील थी। कश्तियों की रफ्तार अगरचे खासी तेज थी, लेकिन उसके किनारे तक पहुंचने में भी तकरीबन 4 घंटे लगते थे। झील के उस किनारे पर दूर तक घना जंगल था। कश्तियों से उतरकर जंगल में हम पैदल चलने लगे। छोटी छोटी पहाड़ियां थी जो कदावर झाड़ियों और दरख्तों से लदी हुई थी। हम एक पहाड़ी के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ पहुंचे तो मैं ठटक कर रुक गया। सामने ही दरख्तों के झुंड में एक चश्मा था। उससे चंद गज के फासले पर 5 खच्चर घास चर रहे थे और चश्मे के करीब एक शख्स पत्थर पर बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं उछल पड़ा। वो सुबान था। मैं दौड़कर आगे बढ़ा तो सुबान ने भी उठकर बाहें फैला दी। मैं वालहाना अंदाज में उससे लिपट गया। सुबान ने भी मेरी पेशानी पर बोसा दिया। तो न जाने क्यों मेरा दिल भर आया। मुझे आंखों से महरूम उस शख्स पर बहुत ही तरस आया और बेहद प्यार भी। कुदरत ने उसे बेपनाह सलाहियतें बख्शी थी, लेकिन वो इस दुनिया की रंगीनियां देखने से महरूम था। हम तकरीबन 1 घंटा तक वहां ठहरे रहे। काशी ने हम सबको गले लगाया। मुझसे लिपट कर उसे मेरी पेशानी पर बोसा दिया तो एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे वो नीलगिरी के होंठों का लम्स हो। हमारे साथ आने वाले में से ज्यादातर लोगों की तादाद औरतों की थी। उनकी सुरीले नगमों की आवाज फिजा में रस खोलती हुई महसूस हो रही थी। हम लोग हजरों पर सवार हो गए। सुबान का हज्जर सबसे आगे था। हम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। काशी और कबीले के लोग एक ऊंची जगह पर खड़े अलविदाई अंदाज में हाथ हिला रहे थे। हमारे दरमियान फासला बढ़ता गया और बिलाहिर वो लोग हमारी नजरों से ओझल हो गए। मार्था और शोभा तो सुबान के हवाले से परेशान थी। उनका ख्याल था कि आंखों से महरूम ये शख्स कहीं हमें मौत के मुंह में ही ना धकेल दे, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कोई खदशा नहीं था। और जब मैंने उन्हें सुबान की गैर मामूली सलाहियतों के बारे में बताया तो उन्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया था। लेकिन इस तवील सफर के दौरान में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए कि वो खुद भी हैरान रह गईं। हमारा सफर दिन भर जारी रहा। कभी फलक बोस पहाड़ हमारा रास्ता तो रोक लेते और कभी निक्षेप में मीलों दूर तक फैली हुई वादियां हमें दावत नजारा देने लगती। शाम से जरा पहले हम मुक्ति नाथ नामी एक बस्ती में पहुंच चुके थे। ये बहुत बड़ी बस्ती थी और यहाँ पर भी बुद्धा की एक बहुत बड़ी इबादतगाह थी।
लेकिन इबादत गाहों से अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक इबादत गाह के ही चक्कर में कई रोज मेरी जिंदगी से निकल चुके थे। मैं असल रास्ते से हटकर कई रोज तक इस झमेले में पड़ा रहा था जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मुझे बहरहाल खुशी थी कि मेरी तपस्या रायगा नहीं गई थी, मैं किसी के काम तो आया था। मुझे वो दिन याद था जब खटमंडू के रत्ना पार्क में क्रिस्टल के मुजस्मे के मुझे 2 टुकड़े मिले थे और ये तागूती चक्कर उसी लम्हे शुरू हो चुका था। उससे अगले ही रोज गौतम बोझ से आमना सामना हो चुका था और उसने अपनी कुव्वतों के शोभे दिखाना शुरू कर दिए। अगर वो मेरे रास्ते में ना आता तो शायद मैं शोभा और धन्नू के साथ खटमंडू से कब का जा चुका होता। लेकिन गौतम बोझ की इस पंगेबाजी से नीलगिरी की कहानी खुलकर सामने आ गई और मैंने वो काम कर डाला जो शायद दुनिया का कोई और शख्स नहीं कर सकता था। हमारा ये मुख्तसिर सा काफिला सुबान की रहनुमाई में बस्ती में दाखिल हुआ। ये बुद्धमत लोगों की बस्ती थी और सुबान इन लोगों के लिए अजनबी नहीं था। वो जिस तरफ से गुजरता लोग हाथ हिला हिला कर इसका इस्तकबाल करते। सुबान के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती और जवाब में वो भी हाथ हिला देता। द्रैथोंग के करीब हिडन वैली की तरफ जाने वाली पुख्ता सड़क के किनारे ये बस्ती दूर तक फैली हुई थी। इसे कस्बा कहना ज्यादा मुनासिब होगा। बाज बाजारों की तो सड़कें भी पुख्ता थी। इन बाजारों को देखकर किसी बहुत ही कदीम बस्ती का तस्वुर जहन में उभरता था और मेरा ख्याल है ये भी कोई कदीम बस्ती ही थी, लेकिन इस पर जदीदियत की हल्की सी छाप भी नजर आ रही थी। कहवाखाने या चाय खाने बकसरत थी जिनमें मेजें कुर्सियां दिखाई दे रही थी। शाम हो चुकी थी, दुकानों में लालटेन और लैंप किस्म की बत्तियां रोशन हो चुकी थी और बाजारों में बहुत बड़ी रौनक थी। यहाँ ऐसे लोग भी नजर आ रहे थे जिन्होंने पूरे लिबास पहन रखे थे और ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे थे जिनके लिबास तलको कबीले के लोगों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। ये कस्बा जो कि शाहरा पर वाक़या था, इसलिए हम लोग मस्तान की तरफ जाने वाले गैर मुल्की सियाह यहीं से होकर गुजरते थे। सियाहों की बाज पार्टियां तो महज सस्ताने के लिए घंटे 2 घंटे यहाँ रुकती और बाज पार्टियां यहाँ रात भर के लिए रुक जाती थी। बस्ती के दुकानदारों को इन गैर मुल्की सियाहों की वजह से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। इन इलाकों की तरफ आने वाले सयाह आमतौर पर ग्रुप्स की सूरत में सफर करते थे। वो खटमंडू या किसी करीबी बड़े शहर से कोई बस वगैरह किराए पर हासिल कर लेते थे जिससे उन्हें सफर में बड़ी ही सहूलत मिल जाती थी। हजरों पर सफर करने वाले सयाह भी इसी तरफ से ही गुजरते थे। कस्बे में कई रिहायशी होटल और सराय थी। गैर मुल्की इन होटलों के मालिक की तरफ लपकते थे और उन्हें तरह तरह की तरगीबात दी जाती थी। जब हम कस्बे में दाखिल हुए तो कुछ लोग हमारी तरफ भी लपके थे, लेकिन सुबान को देखकर उन लोगों के चेहरों पर मायूसी फैल चुकी थी। सुबान मुख्तलिफ बाजारों और गलियों में से घूमता हुआ एक कुशादा गली में हवेली नुमा इमारत के फाटक के सामने रुक चुका। तो फाटक के सामने बैठा हुआ एक दरबान जल्दी से तेजी से उठकर अंदर की तरफ दौड़ गया। उसकी वापसी 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उसके साथ ही दरमियानी कद का एक भारी भरकम आदमी था जिसने अफ्रीका के किसी कबायली जंगजू किस्म की तरह अपने जिस्म पर कई हथियार सजा रखे थे। उसका सर गंजा और कानों में बड़े बड़े बाले थे। वो लाजमन सोम था, उस बस्ती का सरदार। उसे आगे बढ़कर बड़े ही एहतराम से सुबान को सहारा देकर हच्चर से उतारा और फिर हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन हम उधर ही हचरू से उतर गए। लाजमन सोम ने ही फाटक के अंदर से मुंह करके चीख कर कुछ कहा था कि 4-5 आदम दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गए। हमने हचर उनके हवाले कर दिए और लाम सोम के साथ हवेली के बरामदे की तरफ बढ़ गए। वो बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें कई कमरे थे। हमें मरकजी हाल कमरे में ले जाया गया जहां फर्श पर याक की खालें बिछी हुई थी और बैठने के लिए बड़ी भद्दी सी लेकिन आरामदेह सी बड़ी कुर्सी रखी हुई थी। हमें बड़े ही इतराम से कुर्सी पर बिठा दिया गया और फिर कुछ देर के बाद मुख्तलिफ समतों से लोग नमूदार होने लगे। उनमें मर्द भी थे, औरतें भी और बच्चे भी। इनकी सूरतों में चीनी जैसी कुछ मुशाबत थी। इनमें औरतें ज्यादा हसीन थी, उनके लिबास भी ऐसे थे कि नजरें खुद ब खुद उनकी तरफ उठ जाती थीं। उन सब ने बारी बारी आगे बढ़कर पहले सुबान को और फिर हमें गालों पर बोसे दिए थे। ये मेहमानों के इस्तकबाल का एक अंदाज था जो दुनिया की बेशतर कौमों में राइज है। तकरीबन 2 घंटों के बाद फर्श पर बिछे हुए दस्तरखान पर खाना लगा दिया गया। सबने इकट्ठे ही खाना खाया। मुलाजमों ने दस्तरखान समेट दिए। कहवे का दौर चला, फिर सुबान उठकर चला गया। दिन भर के सफर से थके हुए हम लोग चंद ही लम्हों बाद सोने के लिए तैयार थे। मेजबान लाम सोम ने हमारी कैफियत को महसूस कर लिया। उसने एक उधेड़ उम्र हादमा को इशारा किया जिसने हमें एक वसी और इस कमरे में पहुंचा दिया। यहाँ भी फर्श पर याक की खालें बिछी हुई थी और चंद कंबल भी रखे हुए थे। हम सब ने अपने लिए जगहों का इंतखाब कर लिया और कंबल ओढ़ कर लेट गए। हम सब पर बुरी तरह थकन सवार थी, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। हम कमलों में दुब के लाम सोम के बारे में बातें कर रहे थे कि 2 औरतें अंदर दाखिल हुई। उनके होंठों पर बड़ी ही पुरकशिश मुस्कुराहट थी। हमें एहलाकन उठकर बैठ जाना पड़ा। वो दोनों लाम सोम की बीवियां थी। एक दरमियानी कद की अकहरे बदन की मालिक थी, जबकि दूसरी हासी दराज कामत और सेहतमंद किस्म की औरत थी। अकहरे बदन वाली औरत का नाम शिमाता और दराज कामत वाली का नाम कौरी था।
ان سے باتوں کے دوران پتہ چلا کہ لام سوم کی 3 بیویاں اور ہیں جو اسی قصبے کے کسی دوسرے گھر میں رہتی ہیں۔ گفتگو کے دوران یہ سنسنی خیز انکشاف بھی ہوا کہ کوری مستانگ کی رہنے والی ہے اور اس کے 2 شوہر اور بھی ہیں اور وہ دونوں بھی مستانگ میں ہی رہتے ہیں۔ کوری باری باری ایک مہینہ ان تینوں کے پاس رہتی ہے۔ اس انکشاف پر شوبھا اور مارتھا مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ مستانگ کی اکثر عورتیں 3-3 4-4 شوہر رکھتی ہیں۔ شوہر آپس میں کبھی نہیں لڑتے، تاہم عورت ان پر سب سے زیادہ حق اس مرد کا سمجھا جاتا ہے جس سے عورت کی پہلی شادی ہوئی ہو۔ کوری نے یہ بھی بتایا کہ وہ 3 دن بعد مستانگ جانے والی ہے۔ مارتھا نے فوراً ہی اس سے کہا اور اس کے ساتھ ہی مارتھا نے فوراً ہی اس کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ تو پہلے بھی مستانگ نہیں جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور اب تو اسے ایک ایسی عورت مل گئی تھی جو اسے مستانگ قبیلے کے رسم و رواج کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی تھی۔ شماتا اور کوری رات گئے تک ہمارے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ان کے جاتے ہی میں تو کمبل میں دبک گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہم اس قصبے میں 2 دن تک رہے۔ اس دوران میں قصبے کی سیر سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے اور معلومات بھی حاصل کرتے رہے۔ قصبے کے مرکزی چوراہے پر ایک بہت بڑا اسٹوپا تھا۔ اس کے قریب بسوں کا اڈا بھی تھا۔ سب سے زیادہ رونق اسی چوراہے پر تھی۔ یہاں دن میں 2 بسیں مستانگ ہائی وے کی طرف سے آتی تھی اور 2 ہی اس طرف سے واپس چلی جاتی تھی۔ ان بسوں کی آمد و رفت کے اوقات بھی مختلف تھے۔ تیسرے روز صبح سویرے ہم اس بستے سے رخصت ہوئے تو کوری بھی ہمارے ساتھ اسی بس میں سوار تھی۔ تقریباً 20 میل کے فاصلے پر وہ گاؤں تھا جہاں پر ایک سڑک مستانگ کی طرف اور دوسری تتا پانی کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں گرم پانی کے چشمے تھے، اسی وجہ سے اس بستی کا نام تتا پانی تھا۔ ہم اس وقت سطح سمندر سے تقریباً 26,000 فٹ کی بلندی پر تھے۔ ہمارے چاروں طرف برف پوش چوٹیاں تھی۔ سردی کی لہریں ہڈی گودے تک اترتی جا رہی تھی۔ کاک بینی نامی ایک بستی جس میں ہم نے مارتھا کو کوری اور مستانگ قبیلے کی طرف جانے والی بس پر سوار کرا دیا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد ہم دوسری بس میں سوار ہو کر تتا پانی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مختلف بستیوں میں رکتے اور کھٹارا قسم کی بسوں پہ سفر کرتے ہوئے ہم 3 دن کے بعد پوکھارا پہنچ گئے۔ ہم صدیوں پرانی تہذیب سے نکل کر ترقی یافتہ دور میں آ چکے تھے جہاں جگمگاتی روشنیاں تھی، زندگی کے ہنگامے تھے۔ زندگی کے ہنگامے تو وہاں بھی تھے، لیکن کتنا فرق تھا دونوں میں۔ جہالت کے اندھیروں میں لپٹے ہوئے وہ لوگ اخلاقی قدروں کے پاسدار تھے اور جدید تہذیب کی جگمگاتی روشنی میں سانس لینے والے یہ لوگ اخلاقی اقدار کو پامال کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔